हाय स्टूडेंट, मैं सुशील पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स कक्षा 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बनता है आपका, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसकी सहायता से निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पे पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या पढ़ना पड़ेगा, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव जैसा कि हम वैद्युत द्विध्रुव के विस्तार से इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आपको इसके पिछला वीडियो देख लेना है। और फिर भी हम आपको वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा फिर से डिफाइन करा देते हैं, आपको वो नोट करते जाना है। कृपया कर जितनी भी परिभाषाएं आपको बताते जाते हैं उसे आप अपने रफ में या पेन कॉपी में नोट करते जाना है। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है समान परिमाण के दो विजातीय आवेश। क्या कहेंगे, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश यदि एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हैं तो इस निकाय को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। सादा से परिभाषा फिर से रिवाइज करा देते हैं, आपको याद रख लेना है। समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हैं तो इस निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बात आती है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा तो देख ली, अब हमें बात करना है निरक्षीय स्थिति की। इसकी बात करना है निरक्षीय स्थिति। तो हेडिंग आपकी है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति किसे कहेंगे, तो इसके लिए परिभाषा पर लिख सकते हैं, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या कहेंगे, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह वैद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक या निरक्ष पर स्थित होता है। कैसा स्थित होता है, लंबवर्धक या इसी को कहते हैं निरक्ष। निरक्ष पर स्थित होता है तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। किस स्थिति में कहा जाता है, निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अब बात आती है इसके व्यंजक की। इसकी बात आती है व्यंजक की। तो व्यंजक में देखिए, अपन सबसे पहले अपन चित्र बनाएंगे। चित्र में मान लीजिए ए और बी दो बिंदु हैं जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश स्थित है। अब चूंकि ये क्या है, अपन ने परिभाषा पढ़ी है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में क्या पढ़ा है, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। और यदि मान लीजिए इनकी दूरी कितनी है, हमेशा वैद्युत द्विध्रुव की दूरी अपन मानते हैं 2l। कितनी मानते हैं, 2l। तो यहाँ की अपनी लंबाई हो जाएगी l और ये लंबाई हो जाएगी l। द्विध्रुव का केंद्र क्या हो जाएगा, O। इससे r दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं, मगर कैसा लेंगे, निरक्ष पर। ठीक है, तो इससे r दूरी पर ये मान लीजिए आप, ये हो गया आपका r दूरी पर कोई बिंदु P। कितनी दूरी ले ली, r दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या करते हैं, अपन इन दोनों को मिला देते हैं। इन दोनों को मिला दिया अपन ने। अब हमें क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करना है, ए के सापेक्ष और बी के सापेक्ष। तो ए के सापेक्ष यदि देखें तो ए के सापेक्ष इसकी तीव्रता हो जाएगी E1, जो कहाँ की ओर कार्य करेगी, बाहर की ओर। तो ये हो गया आपका E1। दूसरा, ये आपका कोई अपन ने क्या लिया, परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है। 20 के सापेक्ष देखेंगे तो इसमें निगेटिव है, तो ये कहाँ की ओर कार्य करेगा, अंदर की ओर। तो ये हो जाएगी आपकी तीव्रता E2। अब यदि हमें इसकी परिणामी तीव्रता निकालना है तो इसकी परिणामी तीव्रता हो जाएगी, इसकी परिणामी तीव्रता हो जाएगी आपकी E। अब मान लीजिए यहाँ पर कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। यहाँ पर कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। यहाँ पर भी थीटा एंगल बनाता है, यहाँ पर भी थीटा एंगल बनाता है। ये अपना चित्र हो जाएगा। ठीक है, अब जो जैसा कि हमने चित्र में देखा वैसा ही हमें कितने भाषा में लिख देना है। भाषा में क्या लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है,
द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है 12। द्विध्रुव का केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो भाषा में क्या लिखेंगे, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q -q आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है 12। द्विध्रुव का केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये अपन क्या कर देंगे भाषा में लिख देंगे। किसमें लिख देंगे भाषा में। तो भाषा में अपन ने देखा अभी जैसा कि समझा वैसा ही हमें लिख देना है। क्या लिखेंगे, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, अभी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q -q आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितनी है, जिसके बीच की दूरी 12 है। अब द्विध्रुव का केंद्र क्या है O, तो हमें लिख देना है द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी निरक्ष पर R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, भाषा में क्या माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q -q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव का केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, A पर स्थित +q आवेश, तो वही लिखना है हमें A पर स्थित +q आवेश, A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ए के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी E1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q अपान यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी AP, तो अपना ये हो जाएगा AP स्क्वायर और दिशा क्या होगी आपकी A से P की ओर। ठीक है, अब इसके बाद इसी प्रकार हमें क्या लिखना है B पर स्थित, तो देखेंगे अपन B पर स्थित -q आवेश के कारण। ठीक है, B पर कौन सा स्थित आवेश है -q, तो B पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी आपकी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान, अब यहां से B से लेना है तो B से P, तो आपका क्या हो जाएगा BP स्क्वायर। कितना हो जाएगा BP स्क्वायर। अब यहां पर अपन देख सकते हैं दिशा अपन ने कौन सी ली है B से P। ठीक है, दिशा अपन ने कौन सी ली है B से P।
अब यदि यहाँ अपन लिखना चाहें, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ से देखिए चित्र में आपको देखिएगा ए से जितनी दूरी ए से पी की है उतनी ही दूरी बी से पी की है, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि AP बराबर BP। अब जब AP बराबर BP है तो हम यहाँ BP की जगह क्या लिख सकते हैं, AP लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान AP स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ के बाद हमारा यहाँ से इसकी भी तीव्रता निकाल ली हमने, इसकी भी तीव्रता निकाल ली। अब हमें निकालना है परिणामी तीव्रता। क्या निकालना है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता या कुल तीव्रता, परिणामी तीव्रता या इसी को बोलेंगे कुल तीव्रता। अब परिणामी तीव्रता निकालने के लिए याद रखिएगा, ठीक है, क्या निकालेंगे अपन, बिंदु इस पर परिणामी तीव्रता जब हमें निकालना है परिणामी तीव्रता E, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसका मान निकालने के लिए यदि हम देखें ये E1 को अपन दो घटकों में विभाजित कर दें, पहला है क्षैतिज घटक और दूसरा है लंबवत घटक। तो यदि इसको देखें, अपन को केवल ये परीक्षा में लिखना नहीं मगर समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे ये हो जाएगा लंबवत घटक। लंबवत घटक आपका हो जाएगा E1 sin थीटा, कितना हो जाएगा E1 sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा इसका क्षैतिज घटक। जब क्षैतिज घटक हो जाएगा तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे, इसको भी दो भागों में विभाजित कर देंगे, दो घटकों में, एक हो जाएगा क्षैतिज घटक और दूसरा हो जाएगा लंबवत घटक। तो लंबवत घटक आपका ये हो जाएगा और क्षैतिज घटक ये हो जाएगा। तो क्षैतिज घटक लंबवत घटक ये हो जाएगा E1 sin थीटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा E2 cos थीटा। अब जब E2 cos थीटा हो गया तब आपको समझना है, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, आपको याद रख लेना है, ये हो जाएगा आपका E2 cos थीटा। ठीक है, अब देखिए E1 cos थीटा और ये है E2 cos थीटा, क्या है आपका E2 cos थीटा। ये दोनों कैसे हैं, परिमाण तो बराबर है लगभग, मगर इन दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जब ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे फिर देखेंगे अपन जिस समांतर घटक या क्षैतिज घटक क्या कैसे हैं आपके, एक ही दिशा में। जब एक ही दिशा में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसलिए अपन परिणामी तीव्रता लेंगे E बराबर, परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्या लिखेंगे, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आगे चलना है हमें। आगे चलने के लिए देखें आप ध्यान से, E बराबर E1 का मान रखेंगे, तो E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ले लिया, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान कितना हो जाएगा, Q अपान AP स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या है, cos थीटा है, तो यहाँ रहेगा आपका cos थीटा प्लस यहाँ क्या है आपका E2 का मान भी कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान ये भी कितना हो गया था, AP स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर अपन ने देखा था इन दोनों की दूरियां क्या थी, बराबर थी, इसलिए AP बराबर BP था, तो AP स्क्वायर ये भी हो गया और ये हो गया आपका cos थीटा। अब ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो इसी के दोनों को जोड़ेंगे तो E बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ आ जाएगा Q अपान AP स्क्वायर इंटू cos थीटा। ठीक है, अब यहां तक हो गया, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 मानने के बाद अब हमें यहां से क्या निकालना है, क्योंकि AP का मान, AP स्क्वायर का मान तो पता नहीं है हमें, ना cos थीटा का, तो इन दोनों का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखेंगे। अब जैसे ये लिख लिया, अब इसको हम मिटा देंगे, यहाँ पर ध्यान रखना। अब इसके बाद अपन जैसे ही बात करते हैं तब यहाँ AP स्क्वायर का मान निकालना है, तो देखिए या तो आप त्रिभुज ये ले लिए या ये त्रिभुज, तो ये आपको समकोण त्रिभुज क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज POA या AOP, तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन, फिर इसके बाद
समकोण त्रिभुज POA से या में। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज है तो हम क्या लागू करा देंगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय। तो जब पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी तो पाइथागोरस प्रमेय में अपन जानते हैं कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है यहाँ पर AP, तो अपन लिखेंगे AP का वर्ग बराबर, क्या लिखेंगे AP का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है आपका, क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग कितना हो जाएगा आपका सीधा सीधा लंब का वर्ग OP स्क्वायर, और आधार का वर्ग कितना हो जाएगा OA स्क्वायर। ठीक है, अब AP स्क्वायर इसी का तो हमें वैल्यू निकालना पता नहीं है, तो हम लिखेंगे AP स्क्वायर बराबर OP, O से P का मान कितना है हमारा R, तो हम हमारा करेंगे R स्क्वायर, प्लस O से A का मान कितना है हमारा L, तब ये हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक है, तो हमें एक मान तो पता चल गया, क्या पता चल गया AP स्क्वायर का। ठीक है, किसका मान पता चल गया हमें AP स्क्वायर का। अब हमें क्योंकि cos थीटा में निकालना है तो यहाँ पर AP स्क्वायर का तो इतना हो गया, यदि हम निकालें AP का तो AP बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो एक मान हमने AP स्क्वायर के लिए निकाल लिया, अब हमें मान निकालना है cos थीटा का। जब cos थीटा का मान निकालेंगे तो cos थीटा में अपन ने पढ़ा एक LAL बटे KK 9 में पढ़ा था, तो साइन के लिए हो गया, cos के लिए तो आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पर OA। ठीक है, तो आधार हो गया OA और कर्ण कितना हो गया आपका AP, तो ये हो जाएगा AP। ठीक है, तब आप यहाँ से मान निकालेंगे cos थीटा बराबर OA का मान कितना है हमारा L, तो हमने ये L रख दिया। AP का मान कितना है हमारा A से P का हमारा जब AP का मान हमारा अभी हम यहाँ निकाल चुके हैं, क्या निकाला है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा मान भी हमें मिल गया। ठीक है, दूसरा मान भी हमें मिल गया। ये दोनों मान उठा के कहाँ रख देना है, समीकरण नंबर 1 पर। ठीक है, यहाँ तक बन जाएगा आपका। ठीक है, ये दोनों मान क्या कहाँ रख देना, समीकरण नंबर 1 पर। तो यहाँ पर जैसे ही अपन मान रखते हैं तो देखेंगे यहाँ पर E1 बराबर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर। ठीक है, E1 का, अब E1 का मान देखें हम, E1 में ये है सॉरी E बराबर यहाँ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 है तो 2 रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा इंटू Q, और AP स्क्वायर है, AP स्क्वायर का मान है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो आप यहाँ पे मान रख देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, फिर बात है यहाँ पर cos थीटा की, तो cos थीटा की जगह क्या, cos थीटा का मान कितना हो गया है L, तो ये हो गया है आपका इंटू L बटे, यहाँ हो जाएगा आपका इंटू L बटे, ये मान हो जाएगा आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको फिर सॉल्व करेंगे E बराबर, ठीक है, अब इसको यदि हम बनाए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा, ये हमारा Q हो गया इंटू, और ये हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा L। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये है 1 और ये क्या कहलाएगा, यदि इसको निकालें तो ये आपका कहलाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। अंडर रूट का मान कितना होता है 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2। अब बात आती है आगे, अब आप जब आगे आपकी आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो रहेगा ही, Q इंटू 2L, अभी अपन ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्या पढ़ा था, Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मान कितना होता है P, अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये तो रहेगा ही, साथ साथ में ये कितना हो गया, ये 1 है और ये आधा है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, चूंकि आधा समान है तो घातें जुड़ जाती है, 1 और आधा कितना हो जाएगा आपका 1.5, मतलब 3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, कितना हो गया 3/2, और यहाँ पर लिख देंगे चूंकि अपन ने पढ़ा है Q इंटू 2L बराबर P, ये क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में अपन ने पढ़ा है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका छोट वैद्युत द्विध्रुव के लिए, या अपन क्या कहेंगे निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक है, ये हो गया निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। यहां तक कंप्लीट कर देना है। क्या कंप्लीट कर देना है? यही निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। अब यदि छोटे वैद्युत ध्रुव के लिए पूछ लेता, कभी कभी आप पूछ लेता छोटे वैद्युत ध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक याद कीजिए, तब हमें छोटे वैद्युत ध्रुव के लिए लिख देते हैं यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा है तब। ठीक है, यदि वैद्युत L लेस देन R, क्या लिखेंगे? L लेस देन R, L छोटा से छोटा है R से। क्या लिखेंगे? L छोटा से छोटा है R से। तब L को क्या कर देंगे अपन? नगण्य मान लेंगे। क्या करेंगे अपन? L को नगण्य मान लेंगे। जब L को नगण्य मान लेंगे तो फिर अपन क्या लिखेंगे? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R की पावर 2, और साथ साथ में L को जब अपन ने नगण्य मान लिया तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/2, क्योंकि L तो आपका क्या हो गया? नगण्य हो गया, मतलब L को अपन हटा दिया तो आपका पावर में 3/2 आएगा। अर्थात यहाँ से हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो रहेगा ही, इंटू P, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? R की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगी? 3/2, तो 2 से 2 चला जाएगा। जब 2 से 2 चला जाएगा तब आपके पास बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा P अपान R की पावर 3। यही छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। ठीक है, क्या बोलेंगे? यही छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। ठीक है, यहां तक आपको कंप्लीट कर देना है। तो स्टूडेंट, कैसी लगी मेरी वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करना ना भूलें, एवं साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना है, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।